तो बेसिकली हमने अपने पहले की वीडियोस में देखा था कि कैसे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल्स को स्क्रोडिंगर इक्वेशन का यूज़ करके आप हाइड्रोजन एटम को, पार्टिकल इन अ बॉक्स को, और पार्टिकल इन ऑन अ रिंग और पार्टिकल ऑन अ स्फीयर जैसे मॉडल्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो बेसिकली आपके वो जो भी मॉडल्स थे उन सब में एक चीज़ क्लियर थी कि आपका कोई भी सिर्फ एक बॉडी है जो कि जिस पर बेसिकली अपना मॉडल अप्लाई कर रहे हैं। तो आज अपने हम आज अपने लेक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ यूनिट्स के बारे में डिस्कस करूँगा जिन्हें हम कहते हैं एटॉमिक यूनिट्स। तो बेसिकली जैसे आप यूनिट्स के बारे में जानते हैं, जैसे फिजिक्स में और केमिस्ट्री में हम बेसिकली चीज़ों को मेज़र करने के लिए यूनिट्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लेंथ को मीटर में मेज़र करते हैं, एनर्जी को जूल से मेज़र करते हैं, जो डिफरेंट एसआई यूनिट्स है। बट एटॉमिक स्केल्स की बात करते हैं तो वो यूनिट्स ज़्यादातर इतनी यूज़ में आती नहीं है। जैसे कि आपको पता है, जैसे मान लीजिए आर्बिट्री आपकी एनर्जी है 1.5 इंटू 10⁻⁻20 जूल्स। और जैसा आप देख सकते हैं कि 10⁻⁻20 बहुत ज़्यादा छोटा है। तो ये यूनिट को यूज़ करना एटॉमिक लेवल पे यूज़ करना इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। तो बेसिकली इन सर्कमस्टांसेस से डील करने के लिए हम कुछ एटॉमिक यूनिट्स को यूज़ करते हैं। जैसे कि जैसे अगर आप बात करते हैं मास की, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको जो कि होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। इसको हम 1 एटॉमिक यूनिट मास मान लेते हैं। और अगर हम बात करते हैं चार्ज की, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी 1.6 इंटू 10⁻⁻27 कूलम को हम 1 एटॉमिक यूनिट मान लेते हैं। और जैसे हम बात करते हैं अगर एंगुलर मोमेंटम की, तो एंगुलर मोमेंटम को जब हम एटॉमिक यूनिट्स में एक्सप्रेस करते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि जैसे हमें पता है एंगुलर मोमेंटम जो हम क्वांटम मैकेनिक्स में यूज़ करते हैं जो कि एच बार है, जिसे हम h/2 लिखते हैं, इसे बेसिकली हम 1 एटॉमिक यूनिट मान लेते हैं। और वैसे ही सेम तरीके से जो हमारा 4 पाई एप्सिलॉन है, इसे भी हम 1 मान लेते हैं, 1 एटॉमिक यूनिट। जैसे कि बेसिकली जब भी अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सप्रेशंस को लिखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स के बारे में लिखते हैं, इससे भी हम 1 वो मान लेते हैं। और इसी के बाद जैसे अगर हम बात करते हैं डिस्टेंसेस की, तो जब हम क्वांटम मैकेनिक्स से डील करते हैं तो बेसिकली हमारे जितने भी डिस्टेंसेस होते हैं वो कंपेरेबल होते हैं बोहर रेडियस के, जिसे हमने अपने पहले निकाला था। जो कि बोहर रेडियस बेसिकली हाइड्रोजन का रेडियस होता है। इसका एक्सप्रेशन होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट स्क्वायर अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई स्क्वायर। जैसे कि हमने सब यूनिट्स को 1 सेट किया था, तो ये भी पूरा 1 एटॉमिक यूनिट हो गया। और वैसे ही एनर्जी की अगर हम यूनिट्स की बात करते हैं, जैसे हमारी हाइड्रोजन की एनर्जी जो आई थी, जैसे कि हम लिखते हैं अगर m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई स्क्वायर अपॉन 16 पाई² एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर, यहाँ पे 4 होगा। इससे भी हम 1 एटॉमिक यूनिट मान लेते हैं। तो बेसिकली मास, चार्ज, एंगुलर मोमेंटम, 4 पाई एप्सिलॉन, डिस्टेंस को और एनर्जी को 1 एटॉमिक यूनिट में लिखने का क्या यूज़ है। जैसे कि मान लीजिए हम बात करते हैं हीलियम एटम की, तो अगर हम बात करते हैं हीलियम एटम पे कितना चार्ज है, तो ये क्या कि इसका जो चार्ज है वो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 -27। इसमें यहाँ पे -27 ना होके -19 कूलम होगा। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से इसके चार्ज को एक्सप्रेस ना करके हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो हीलियम एटम है, इसके जो न्यूक्लियाई का चार्ज है वो 2 एटॉमिक यूनिट है, जो कि लिखने में ज़्यादा यूज़फुल है। और इससे हम बेसिकली हमारी कैलकुलेशन ज़्यादा ईजियर बन जाती हैं। तो इन एटॉमिक यूनिट्स का हम आगे यूज़ करने वाले हैं अपने क्वांटम मैकेनिक्स के कोर्स में। तो बेसिकली हमने अपने जो स्क्रोडिंगर इक्वेशन थी उसका यूज़ करके हमने हाइड्रोजन एटम को मॉडल किया था। बट अगर आप सेम मॉडल को हीलियम एटम पे एक्सटेंड करने का ट्राई करते हैं तो हम कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, जैसे कि हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली आप हीलियम एटम में मान सकते हैं कि
आपके पास एक न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस है, और इसमें बेसिकली जैसे आपके दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन 1 और इलेक्ट्रॉन 2। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इनडिस्टिंग्विशेबल है, बट फिर भी हम बस मान लेते हैं कि इससे इसकी जो डिस्टेंस है वो R2 है, जो इससे इसकी डिस्टेंस है ये R1 है, और जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच का डिस्टेंस है ये R12 है। आप इसे R12 लिखे, R21 लिखे, दोनों में वो सेम है। बेसिकली जो आपका न्यूक्लियस है इसका 2 एटॉमिक यूनिट चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज तो आपको पता ही है 1 एटॉमिक यूनिट है। तो बेसिकली जब इसके हैमिल्टोनियन को लिखने का ट्राई करूँगा तो एक्चुअली हम यहाँ पे अगर मैं नोट लिखूँ तो हम क्वांटम मैकेनिक्स में एक अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ करते हैं, जिसे हम कहते हैं बोर्न ओपनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन, कि जो कि कहता है यू कैन सपोज न्यूक्लियस टू बी स्टेशनरी। बेसिकली आप या टू बी एट रेस्ट, आप न्यूक्लियस को रेस्ट पे मान सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन टू बी मूविंग, इलेक्ट्रॉन को मूविंग मान सकते हैं। अब इसका रीज़न क्या है कि बेसिकली आप जितने भी क्वांटम मैकेनिकल ट्रांजिशंस देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल राइज किया और दोबारा फिर फॉल करा, फिर उसने फोटॉन्स का एमिट किया, तो बेसिकली इसमें इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी मतलब जो चेंज है उससे फोटॉन्स का एमिशन हो रहा है। तो बेसिकली जैसे अगर आप न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी को इंक्लूड कर भी देंगे तो ऐसा नहीं कि जो न्यूक्लियस है उसकी एनर्जी वो लूज़ करके कोई चीज़ एमिट कर रहा है। ये फिनोमिना क्वांटम मैकेनिक्स में इतने डील नहीं करते, तो आप बोर्न ओपनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ करके मॉलिक्यूल्स और एटम्स के बिहेवियर को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर इसका हैमिल्टोनियन को लिखने का ट्राई करेंगे तो अगर मैं पहले दोनों इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी टर्म को लिखूं तो वो कुछ ऐसे दिखाई देगा, माइनस रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट स्क्वायर अपॉन 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेज। और अगर मैं फर्स्ट वाले के लिए लिखूं इलेक्ट्रॉन के लिए तो ये इसका मैं ये लिखता हूँ, माइनस जो फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन है इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्योंकि हीलियम एटम है तो यहाँ पे 2E² अपॉन R1। वैसे दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन 2m, लैप्लासियन 2 के लिए स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2E² अपॉन R2। और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्शन है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास एक टर्म होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन E² अपॉन R12। और जैसे कि आप देख सकते हैं आपको जो पूरा का पूरा टर्म है बेसिकली ये एक फंक्शन है R1 का, और बेसिकली ये वाला फंक्शन आपका एक R2 का। वैसे बेसिकली सिर्फ R1 का फंक्शन ना होके जैसे आप जब अपने लैप्लासियन को एक्सपेंड करेंगे तो आप देखेंगे कि थीटा पे और फाई पे भी डिपेंड कर रहा है। तो बस ये कहना कि ये वैसे है तो वो सही नहीं है। आप लिख सकते हैं कि R1 θ1 और φ1 का फंक्शन होगा, और ये R2 θ2 φ2 का फंक्शन होगा। तो बेसिकली आप नॉर्मली जैसे हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज़ करते हैं तो उसमें अगर ये नॉर्मली ये दो फंक्शन होते हैं तो हम इसका यूज़ कर पाते हैं, बट जो ये टर्म है बेसिकली जो हमारा R12 है ये R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मोड है। सो it is not possible to apply variable separable in this case। इस केस में आप वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आप R1 और R2 के फंक्शंस को एकदम अलग नहीं कर पा रहे हैं, तो इस केस में उनको अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं हैमिल्टोनियन को एटॉमिक यूनिट्स में लिखूं तो हमारा हैमिल्टोनियन कुछ होगा, जैसे यहाँ पे H है और M है, ये 1 हो जाएंगे, तो मेरे पास आएगा माइनस लैप्लासियन स्क्वायर अपॉन 2
माइनस लैप्लासियन 2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन R1 माइनस 2 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R1 R2। तो बेसिकली जो आपका ये R1 R2 का टर्म है ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि इस टर्म की वजह से आप वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप इस हैमिल्टोनियन को दो हैमिल्टोनियन में ब्रेकअप नहीं कर सकते। अगर आप चाहें तो इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को लिख सकते हैं कि हैमिल्टोनियन 1 है, और लिख सकते हैं कि ये और जो ये टर्म है बेसिकली ये आपके हैमिल्टोनियन 2 है, प्लस में आपका ये वाला टर्म है R1 2 वाला। तो बेसिकली अगर ये आपके होते हैं और ये टर्म ना होता तो आप वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई कर पाते, बट इस R1 2 टर्म की वजह से आप इस स्क्रोडिंगर इक्वेशन को सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली ऐसे पॉइंट्स पे आके हम क्वांटम मैकेनिक्स को डायरेक्टली अप्लाई ना करके हम कुछ अप्रॉक्सीमेशंस का यूज़ कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेशन जैसे अब बेसिकली हम एक अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ करके देखते हैं, जो कि हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, बाय इग्नोरिंग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हम क्या करेंगे, अभी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को इग्नोर करके देखेंगे। वी गेट हमें जो एनर्जी की बेसिकली वैल्यू मिलेगी उसको हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से कंपेयर करके देखेंगे कि अगर हम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को इग्नोर करते भी हैं तो क्या ऐसा करना से हमें बेटर वैल्यूज़ मिल सकती है। तो मान के चलते हैं कि जो हमारा हीलियम एटम का जो हमारा वेव फंक्शन है R1 R2, इसको हम बेसिकली सेपरेट कर लेते हैं। हम वेरिएबल सेपरेबल रियल मॉडल हीलियम के रियल मॉडल पे अप्लाई नहीं कर सकते, बट क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि जो हमारा हैमिल्टोनियन है डायरेक्टली जो हमारा हैमिल्टोनियन था 1/2 माइनस 2 अपॉन R1 प्लस लैप्लासियन 2 स्क्वायर, ये मैं एटॉमिक यूनिट्स में लिख रहा हूँ, -2 अपॉन R2 1 प्लस R1 R2। इसको हम नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो इसका आप नेगलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो आपको देखेंगे, और जब इसमें वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करूँगा इक्वेशन पे तो मुझे क्या मिलेगा, जब हैमिल्टोनियन अप्लाई करता हूँ मेरे पूरी इक्वेशन पे हीलियम एटम के वेव फंक्शन पे, जिसे मैंने अप्रॉक्सीमेट किया था, और मैंने क्योंकि माना है कि ये टर्म नेगलेक्टेड है तो इस वाले टर्म को मैं इस फर्स्ट को टर्म H1 और इसको मैं H2 मान रहा हूँ, तो मैं इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ H1 अप्लाइंग ऑन फाई R1, क्योंकि H1 है वो बेसिकली फाई R1 पे अप्लाई होगा, तो मैं फाई R2 को बाहर लिख सकता हूँ प्लस फाई R1, क्योंकि जो H2 है फाई R2 पे एक्ट करेगा, और क्योंकि बेसिकली हम जानते हैं कि जो पूरा का पूरा ये हमारा हैमिल्टोनियन आया है, ये हैमिल्टोनियन और कुछ नहीं बल्कि हमारा स्क्रोडिंगर बेसिकली हमारा हाइड्रोजन एटम के सिमिलर इक्वेशन है। तो हमारे पास जो इक्वेशंस आएंगी मैं लिख सकता हूँ कि इसकी जो मेरी इसको प्रॉब्लम को सोल्व करके जो मेरे को आइगन वैल्यू मिलने वाली है वो जो E1 आएगा वो डायरेक्टली हाइड्रोजन एटम का यूज़ कर सकता हूँ, और मुझे यहाँ से E2 की वैल्यू मिलेगी, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे E1 E2 कॉमन लेके लिख सकता हूँ फाई R1 इंटू फाई R2, क्योंकि जो फाई R1 फाई R2 है बेसिकली और जिस पे मैं हैमिल्टोनियन अप्लाई कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे हैमिल्टोनियन यहाँ पे आया है ये सेम बिल्कुल हमें हैमिल्टोनियन हाइड्रोजन के केस में मिले थे जब इसको हमने जनरल 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए यूज़ किया था। तो बेसिकली अगर उस केस में मैं Z की वैल्यू 2 पुट कर दूंगा तो मुझे E1 E2 की वैल्यूज़ मिल जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ बेसिकली, और जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पे E1 E2 का अगर मैं E लेट कर लूँ और इस वाले को मैंने वेव फंक्शन माना था, तो मेरे को बेसिकली E आइगन वैल्यू मिल गई, और E की वैल्यू क्या है E1 प्लस E2। आपको ध्यान होगा
जो बेसिकली E1 E2 है, ये हाइड्रोजन, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो बेसिकली हाइड्रोजन ना करके बेसिकली ये हीलियम प्लस की ग्राउंड स्टेट एनर्जीज है। जहाँ पे Z2 होता है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे अगर इसे सोल्व करूँ तो मुझे मिलता है, अगर मैं हाइड्रोजन एटम की जो बेसिक एनर्जी है, जैसे कि मैं कोई चीज़ डिस्कस करना चाहता था, जैसे कि ये मैंने यहाँ पे एनर्जी को जैसे यहाँ पे 1 एटॉमिक यूनिट माना था। तो अगर जैसे हाइड्रोजन एटम की एनर्जी जो होती है ई, बेसिकली वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लेके चलते हैं n² इंटू Z²। तो बेसिकली क्योंकि हमने इस पूरे टर्म को यहाँ पे 1 एटॉमिक यूनिट माना है, तो मैं लिख सकता हूँ कि जो हमारी टोटल एनर्जी है बेसिकली ये m/32 होती है। तो वैसे करके मैं लिख सकता हूँ कि ये टर्म मेरा 1/2 EH/1 इंटू n² है। तो बेसिकली जो EH है इसकी वैल्यू 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बेसिकली क्योंकि मैंने इसको 1 एटॉमिक यूनिट माना है, तो जो मेरा EH है वो बेसिकली इसकी एनर्जी 1 एटॉमिक यूनिट हो गई। तो बेसिकली 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और कुछ नहीं बल्कि 1 एटॉमिक यूनिट की एनर्जी है। अब इसका आगे मैं यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे E1 E2 है, बेसिकली ये हीलियम ग्राउंड स्टेट एनर्जीज है। तो मैं लिख सकता हूँ कि E1 = E2 जो होंगे वो बेसिकली इस केस में -1/2 EH इंटू Z की, जैसे हमें पता है कि जो हीलियम का केस है, जैसे यहाँ पे Z² होना चाहिए और यहाँ पे n² होना चाहिए, यहाँ पे n1 है और जो Z है वो 2 है, क्योंकि हीलियम प्लस हम कंसीडर कर रहे हैं। तो -1/2 EH, यहाँ पे आ गया 4, तो -2 EH हो गया हमारे E1 E2 की वैल्यू। तो हमारे पास डायरेक्टली इससे इनकी वैल्यू -4 EH आ गई। ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को इग्नोर करते हैं तो हमें मिलती है कि जो एनर्जी है वो -4 EH आ रही है। जिसे अगर आप कंप्यूट करेंगे तो आपको देगा, तो आपका जो आंसर आएगा -4 इंटू जो हमारी EH की वैल्यू थी वो 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। तो आपको आपका आंसर मिलेगा -108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच डजेंट मैच द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो बेसिकली इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इग्नोरिंग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इज नॉट अ गुड आइडिया। अब बेसिकली जो हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ आती हैं, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई थी वो थी -77.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप देख सकते हैं कि लेस नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की पोटेंशियल एनर्जी होगी पॉजिटिव होगी, तो उससे जो ये हमारी इतनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू आई है -108, इसमें वो पॉजिटिव एनर्जी ऐड करके इसे -77.6 बना देगी। तो उस वैल्यू तक पहुँचने के लिए हमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन को कंसीडर करना पड़ेगा। बट क्योंकि हम बेसिकली हीलियम के इसको हैमिल्टोनियन को सोल्व नहीं कर सकते, हमें कुछ अप्रॉक्सीमेशंस का यूज़ करना पड़ेगा। तो केमिस्ट्री में मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स को सोल्व करने के लिए हम कुछ अप्रॉक्सीमेशंस का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली मैं आपको बीच में कुछ डेफिनेशन से अगर लिखवाऊँ तो बेसिकली आप जितने भी साई को सोल्व किए हैं, जो आपके वेव फंक्शंस है बेसिकली, तो हमेशा याद रखिए जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं ये होते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शंस। ये एक डेफिनेशन है ऑर्बिटल की।
तो बेसिकली जितनी भी से आपने सोडियम के ऑर्बिटल्स देखे हैं या हीलियम के ऑर्बिटल्स देखे हैं, वो बेसिकली ऑर्बिटल नहीं होते हैं, उनका वैसे अप्रॉक्सीमेशन ऐसा ऑर्बिटल मान के आगे हमने सोल्व कर पाए। तो बेसिकली जब उन अप्रॉक्सीमेशंस की बात करते हैं जो हम यूज़ करने वाले हैं, तो हम जो अप्रॉक्सीमेशंस बेसिकली यूज़ करते हैं वो है, पहली हमारे पास वेरिएशन मेथड, दूसरा हमारे पास परटर्बेशन मेथड, और तीसरा है हमारे पास हार्ट्री फॉक अप्रॉक्सीमेशन। बेसिकली 3 मेथड्स हैं। इसमें भी परटर्बेशन और हार्ट्री फॉक अप्रॉक्सीमेशन के बारे में इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं, पर मैं फिर भी आपको एक बेसिक आइडिया दूंगा कि ये होते कैसे, यूज़ होते हैं। जिस मेथड के बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करने वाले हैं वो है वेरिएशन मेथड। तो बेसिकली जब वेरिएशन मेथड की बात करते हैं तो आपका वेरिएशन मेथड क्या कहता है कि जैसे कि अगर मैं बात करूं वेरिएशन मेथड, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जैसे आपको पता है कि अगर मैथमेटिकली देखें तो आपको जब हैमिल्टोनियन को किसी वेव फंक्शन पे अप्लाई करते हैं तो आपको उसकी एनर्जी आइगन वैल्यू मिलती है, जो कि बेसिकली आपको डिफरेंट एनर्जी की आइगन वैल्यूज देती है, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। और आप एक और तरीके से भी एनर्जी की आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं, वो कि बेसिकली हम एनर्जी की जगह आप डायरेक्टली एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे कि साई कॉन्जुगेट इनटू हैमिल्टोनियन प्रोडक्ट एक्टिंग ऑन साई, उसको आप पूरे वॉल्यूम एलिमेंट पे इंटीग्रेट करेंगे, डिवाइड में से इसका साई से डिवाइड दे दीजिए। बेसिकली नीचे डिनोमिनेटर हमेशा 1 होता है, बट अगर इन केस साई आपका नॉर्मलाइजेबल नहीं है, नॉर्मलाइज नहीं है, तो आप उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड कर सकते हैं। इससे आपको जो एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू मिलती है, बेसिकली अगर वो आइगन वैल्यू है तो आपको इससे डायरेक्टली एनर्जी की मिल जाएगी वैल्यू, एनर्जी की आइगन वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो बेसिकली हम क्या करते हैं वेरिएशन मेथड में हम क्या करते हैं कि हम लेते हैं ट्रायल फंक्शंस को। अब मान लीजिए ट्रायल फंक्शंस कुछ इस तरीके के होते हैं कि मान लीजिए अगर मैं कोई बात करता हूँ ट्रायल फंक्शन फाई की, तो मान लीजिए अगर एच फाई हैमिल्टोनियन फाई पैक करके मुझे एक वैल्यू देता है, इसे मैं डिनोट करता हूँ एप्सिलॉन से। तो बेसिकली एप्सिलॉन को निकालने के लिए लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ फाई कॉन्जुगेट एंड हैमिल्टोनियन एक्टिंग ऑन फाई, टेकिंग इट्स वॉल्यूम इंटीग्रल डिवाइड में फाई इन फाई dt. So basically by variation principle we have that epsilon is always be gonna greater than or equal to the actual energy। जो हमारा E है ये बेसिकली एक्चुअल ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, और जो हमारा एप्सिलॉन है ना, जो हमने बेसिकली ट्रायल फंक्शन लिया उससे हमें जो एक आइगन वैल्यू मिली है वो है। अब मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए आप कोई भी सिस्टम सॉल्व कर रहे हैं, अब उसका जो वेव फंक्शन है क्या होगा आपको आइडिया नहीं है, बट आपने कोई ट्रायल फंक्शन मान लीजिए गेस किया जो सिस्टम की बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, और उस पर एक्सपेक्टेशन वैल्यू को कैलकुलेट किया, तो वो जो वैल्यू होगी वो हमेशा ई से या तो बड़ी होगी या तो उसके बहुत क्लोज जा सकती है। एक हिसाब से आप जो एक्चुअल ग्राउंड स्टेट एनर्जी है उसको एक अपर बाउंड सेट कर रहे हैं, और उसको क्लोज लेते जाते जाते आप एक बहुत ही एक्यूरेट वैल्यू तक पहुंच सकते हैं, जो कि रियल वैल्यू की बहुत ज़्यादा क्लोज होगी। जैसे कि जो
अब मैं एट अ फर्स्ट ग्लैंस आई थिंक आपको लगेगा कि जो मेथड है इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है और हम अप्रॉक्सीमेटली एप्सिलॉन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, बट मैं एक एग्जांपल के थ्रू डिमॉन्स्ट्रेट करूँगा कि ये जो मेथड है बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको याद हो, हम एग्ज़ाम्पल अगर लेते हैं वेरिएशन मेथड, हम लगा के देखते हैं पार्टिकल इन अ बॉक्स में। वेरिएशन मेथड में एक लिमिटेशन है कि कैन ओनली गिव ग्राउंड स्टेट एनर्जीज। आप इसका यूज़ करके सिर्फ ग्राउंड स्टेट की एनर्जीज को वर्कआउट कर सकते हैं, जिसकी हाँ एक लिमिटेशन है, बट स्टिल बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। वेरिएशन मेथड इन पार्टिकल इन अ बॉक्स हम 1D में कंसिडर करके देखें। मान लीजिए कि आपका ये 0 है, ये L है, और मैं बस साई कंसीडर कर रहा हूँ। तो आपको पता है कि आपकी साई की वैल्यू 0 पे होती है और जो L पे होती है वो 0 होती है, ठीक है। बेसिकली मान लीजिए, बस मान लीजिए कि मैंने एक फंक्शन गेस किया, या मान लीजिए L की जगह मैं A लेता हूँ। तो मान लीजिए मैंने एक ट्रायल फंक्शन गेस किया, मुझे पता है कि यहाँ पे 0 पे वैल्यू 0 आनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे x लेता हूँ। और मुझे पता है a पे वैल्यू भी 0 आनी चाहिए, मैं यहाँ पे a माइनस एक्स लेता हूँ। तो बेसिकली अब मैंने ये ट्रायल फंक्शन x इंटू ए माइनस एक्स लिया है। अब इसको मुझे क्या यूज़ मिलेगा, मैं आपको इसको यूज़ करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मेरा ट्रायल फंक्शन फाइव मानता हूँ इसे, क्योंकि एक्चुअल वैल्यूज़ भी ऐसी है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको जो 5 पे 0 पे जो वैल्यू है और 5 की जो वैल्यू a पे है वो 0 है, तो सेटिस्फाई जो मेरा 5 है वो सेटिस्फाई करता है बाउंड्री कंडीशंस। तो बेसिकली ये बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है और एक रीज़नेबल फंक्शन है, 0 से a के बीच में डिफाइन हो रहा है, क्योंकि 0 से a के बीच में एज आ जो रियल हमारे वेव फंक्शन होते हैं उनकी तरह कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है, और ये कहीं पे इन्फिनिटी को अप्रोच भी नहीं कर रहा और ना डिसकंटिन्यूस है। तो ये एज आ ट्रायल फंक्शन वर्कआउट कर सकता है। तो बेसिकली जब मैं इंटीग्रल कंप्यूट करता हूँ dx इंटू 5 स्टार 5 फ्रॉम 0 टू a, तो अगर मैं इसे कंप्यूट करता हूँ तो मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स होल स्क्वायर टू डी एक्स फ्रॉम 0 टू a। अब जैसे एक्सपेंड करूँगा तो मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax इंटू डी एक्स। और से मैं टर्म बाय टर्म अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू पावर 4 माइनस 2ax क्यूब। अब इस पूरे टर्म को जब मैं इंटीग्रेट करने में बैठूँगा तो मेरे पास आएगा ए स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स की पावर 5/5 माइनस 2ax टू पावर 4/4 फ्रॉम 0 टू a। तो जब इसमें कंप्यूट करता हूँ तो मेरे पास आएगा ए रेस टू पावर 5/3 प्लस ए रेस टू पावर 5/5 माइनस ए रेस टू पावर 5/2। जब इसमें पूरा कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास आएगा ए रेस टू पावर 5/30। तो ये बेसिकली मैंने इसका डिनोमिनेटर वर्कआउट किया है। अब मैं क्या न्यूमरेटर क्वांटिटी वर्कआउट करता हूँ, तो मुझे पता है कि जो न्यूमरेटर है उसके लिए बेसिकली मुझे साई स्टार हैमिल्टोनियन एक्टिंग ऑन साई इसका वॉल्यूम इंटीग्रल कंप्यूट करना पड़ेगा। तो इसको कंप्यूट करने से पहले मैं इसके अंदर की क्वांटिटी को कंप्यूट करने का ट्राई कर दूँगा। तो वो कुछ ऐसी होगी साई स्टार इंटू हैमिल्टोनियन एक्टिंग ऑन साई। मेरा साई स्टार क्या है, एक्स इंटू
ए माइनस एक्स, मेरा हैमिल्टोनियन है माइनस रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन 2m टेकिंग पार्शियल सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव्स। और क्योंकि मेरा पोटेंशियल एनर्जी का टर्म फ्री पार्टिकल केस में 0 होता है, तो डायरेक्टली इसे ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को जब मैं करूँगा तो मेरे पास आएगा माइनस रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट स्क्वायर अपॉन 2m इंटू ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। और जब बेसिकली मैं इसको कंप्यूट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि कोई तोबा डेरिवेटिव हो रहा है, तो मुझे डायरेक्टली -2 दे देगा। तो मेरे पास यहाँ पे -2 आ गया। इसे मैं तो मैं अंदर के एक्सप्रेशन को लिख सकता हूँ माइनस स्क्वायर अपॉन m ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली जब मैं इसके एप्सिलॉन को कैलकुलेट करने के लिए जब मैं न्यूमरेटर को कंप्यूट करूँगा तो मेरे पास आएगा 5 स्टार इंटू हैमिल्टोनियन एक्टिंग ऑन 5। If I compute this from dx from 0 to a, I will get मैं रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट स्क्वायर अपॉन am को बाहर लेके जा सकता हूँ ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसका इंटीग्रल लूँगा dx में साथ 0 to a, तो मेरे पास आएगा ए एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फ्रॉम 0 to a। उसके बाद आगे मैं कंप्यूट करूँगा तो मेरे पास आएगा अपॉन m। तो बेसिकली जब इसको मैं कंप्यूट करूँगा मेरे पास आएगा ए क्यूब अपॉन 2 माइनस ए क्यूब माइनस 3। तो ये कंप्यूट करके मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन m ए क्यूब अपॉन 6m। तो बेसिकली जब मैं एप्सिलॉन को अपने कंप्यूट करूँगा, जो कि मेरे ट्रायल वेव फंक्शन की ट्रायल जो मेरा फंक्शन था उसकी एप्सिलॉन इन आइगन वैल्यू है, तो मेरे को मिलेगा dx फ्रॉम 0 to a अपॉन साई स्टार इंटू साई इंटू dx फ्रॉम 0 to a। मेरा न्यूमरेटर आ गया ये, और मेरा जो डिनोमिनेटर था वो था ये रेज़ टू पावर 5/30। तो मेरा जो आंसर आया वो है रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट स्क्वायर अपॉन ये कट होगा तो ए स्क्वायर नीचे, ये कट 5 तो ऊपर 5। तो बेसिकली मेरे जो एप्सिलॉन की वैल्यू आई है ये 5h स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर आई है। और मैं जानता हूँ कि जो मेरी एनर्जी की रियल वैल्यू आती है पार्टिकल ना बॉक्स को कंप्यूट करके रियल उसको कंसीडर करके, वो आती है पाई स्क्वायर रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर, जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी आती है। तो उसमें अगर मैं इसको इन दो टर्म्स को अलग करूँगा ma स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2 जिसका एक कोफिशिएंट है, और यहाँ पे मेरे पास ये 5 है। तो मैं जानता हूँ जैसे कि जो 5 है वो ऑब्वियसली पाई स्क्वायर अपॉन 2 से बड़ा है, क्योंकि ऑफकोर्स जो 10 है वो पाई स्क्वायर से बड़ा है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो अगर मैं दोनों साइड को एच स्क्वायर रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा और साइड को मल्टीप्लाई करूँगा तो हमें मिल जाएगा कि ये जो वैल्यू है ये बेसिकली हमारी एक्चुअल एनर्जी है, इससे बड़ी एप्सिलॉन की वैल्यू। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली बट वेरिएशन प्रिंसिपल सेज स्टेट्स। वेरिएशन प्रिंसिपल कहता है कि जब आप कोई भी आर्बिटरी ट्रायल फंक्शन को लेंगे और उससे आइगन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो रियल एनर्जी है उससे ज़्यादा आएगी। तो आपने देखा क्या एक बात, जो आपकी रियल वैल्यू आ रही है वो आपकी 10 इंटू रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट स्क्वायर अपॉन ma स्क्वायर आई है। और जो कैलकुलेट हमारी वैल्यू हमने गेस किया एक ट्रायल फंक्शन को, वो बेसिकली गेस करके आपको जो आपको गेस करके वैल्यू मिली थी वो 5 इंटू रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट स्क्वायर अपॉन ma स्क्वायर आई है। तो बेसिकली जो आपका ना साइलेंट की वैल्यू आई है गेस करके वो ई के बहुत ज़्यादा क्लोज है। इवन अगर मैं न्यूमेरिकल टर्म्स में बोलूँ तो ना तो जो हमारी जो एप्सिलॉन की वैल्यू है ई से बस 1.32%
एरर रेट है, रिलेटिव एरर की अगर आप बात करते हैं। ये मेथड सच में बहुत ज़्यादा यूज़फुल और पावरफुल है, क्योंकि बस एक ऐसे फंक्शन को गेस करके जो बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, आप जो रियल वैल्यू है उसके बहुत ज़्यादा क्लोज पहुँच सकते हैं। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, आपको अगर कोई भी सिस्टम दिया हुआ है तो उसके ट्रायल फंक्शन को गेस करके जो उसकी बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, आप उसकी जो रियल वैल्यू है उस तक बहुत क्लोज पहुँच सकते हैं। और इसी का यूज़ करके हम बेसिकली हीलियम एटम के बहुत ज़्यादा क्लोज पहुँचते हैं। जैसे कि अगर मैं हीलियम एटम की बात करता हूँ, तो हीलियम एटम में हम गेस करते हैं कि जो मेरा ट्रायल फंक्शन है वो कुछ इस तरीके की फॉर्म का, मतलब एक पर्टिकुलर फॉर्म लेगा, और उस फॉर्म का फिर यूज़ करके हम, जैसे कि फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन अगर आप बात करते हैं ना, अगर हम बात करते हैं फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन्स की, या फिर अगर हम हीलियम की बात करें, या फॉर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स की, तो आप गेस कर सकते हैं कि जो आपका ट्रायल फंक्शन होगा, जिसे हम 5 से डिनोट करेंगे, वो कुछ इस फॉर्म का होगा, e⁻⁻z⁻r1 -z⁻r2 इंटू 1 + c⁻r1r2। आप इस पे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर अप्लाई करके एप्सिलॉन की वैल्यू ले सकते हैं, जो कि ऑफ कोर्स एप्सिलॉन की जो वैल्यू होगी वो ई से बड़ी होगी, बट लिटरली आपको बहुत ही ज़्यादा क्लोज वैल्यू देगी, जो कि आप एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच करेगी। तो ये बेसिकली वेरिएशन मेथड है, जिसमें हम ट्रायल फंक्शन को गेस करते हैं और उसकी एनर्जी एक्सपेक्टेशन वैल्यू को निकाल के, उस ट्रायल वेव फंक्शन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू को निकाल के, और क्योंकि पता है हमें कि वेरिएशन मेथड से ये होल्ड करेगा हमेशा, हम अब ऐसे फंक्शन को एक हिसाब से चेंज करते हैं कि जो उसकी वैल्यू है वो ई के क्लोज होती जाए, यानी एप्सिलॉन की वैल्यू को हम डिक्रीज़ करते जाते हैं। और क्योंकि हम जानते हैं कि जो एप्सिलॉन की वैल्यू है वो ई से हमेशा बड़ी या इक्वल होने का चांस है, तो वैल्यू हमेशा ई के क्लोज होती जाएगी और होती जाएगी। तो ये एक मेथड था, वेरिएशन मेथड। अब बेसिकली आप किसी भी सिस्टम में इसको अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको ट्रायल फंक्शन को गेस करना पड़ेगा, या आपको पर्टिकुलर, मान लीजिए किसी केस में आपको ट्रायल फंक्शन दिया हुआ है, उस पर आपको हैमिल्टोनियन अप्लाई करके एनर्जी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये आपका वेरिएशन मेथड था। नेक्स्ट है आपका परटर्बेशन मेथड। अब अगेन मैं परटर्बेशन मेथड को ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाला, क्योंकि हमारे इस कोर्स में हम मैथमेटिक्स पर ज़्यादा मूव ऑन नहीं करेंगे। बट परटर्बेशन मेथड क्या होता है, मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ इसमें। परटर्बेशन मेथड बेसिकली ये स्टेट करता है कि किसी अपने कॉम्प्लेक्स सिस्टम को वर्कआउट करने से पहले हम एक सिंपल मॉडल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक आइडिया के बारे में बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई भी ना फिज़िकल क्वांटिटी है, तो बेसिकली अगर मैं एज एग्जांपल लेके देखूँ, तो मान लीजिए आपका कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी है, जिसे मैं डिनोट करता हूँ ए से, और वो जो ए फिज़िकल क्वांटिटी है वो एक्स पे डिपेंड करती है। तो अब जो x पे डिपेंड करता है a, इसको आप मैथमेटिकली इसके x के साथ क्या रिलेशन होगा, तो परटर्बेशन मेथड क्या कहता है, आप डिफरेंट ऑर्डर के x के टर्म्स को ऐड करें। जैसे कि डिफरेंट ऑर्डर क्या हो गया, x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, डिफरेंट ऑर्डर की टर्म्स है बेसिकली। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले एक्सपेरिमेंटल डेटा लूँगा, और पहले मैं एक कांस्टेंट वैल्यू लूँगा C1, और मैं चेक करूँगा कि क्या ए की वैल्यू है वह एक्स पे कैसे डिपेंड कर रही है। अब मान लीजिए C1 है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, पर जो ऑफकोर्स जो मेरा मान लीजिए ए है वो कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं C0 मानता हूँ उसे, तो मैं इसके साथ एक वैल्यू ऐड कर दूँगा C1 एक्स की पावर 1। अब बेसिकली एक लीनियर फंक्शन बन गया। हो सकता है कि जो ए फंक्शन है वो किसी स्मॉल रीजन में एज ए लीनियर फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है। ऐसे ही करते ना, मैं मान लीजिए एक एक्स्ट्रा टर्म और ऐड करूँ C² x²,
अभी एक पैराबोला की तरह बिहेव करेगा, और ऐसे करके C3x3 ऐसे करते 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 CN x है। अब बेसिकली x की पावर ताकि मैं कहीं तक भी इस रिलेशन को एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक पॉलिनोमियल इक्वेशन एक हिसाब से लिखी है। अब मैं एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करूँगा ये जो C1 C2 C3 सारे के सारे जो जितने भी कॉफिशिएंट्स हैं इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, और उन वैल्यू को डिटरमाइन करने के बाद मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली एक ऐसा फंक्शन आएगा जो रियल फिजिकल क्वांटिटी है ना ए की, उसको मैच कर पाए। जैसे कि आपको पता है, मान लीजिए ए है वो कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बट मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ तो ये सेंस नहीं बनाता। क्या कोई ऐसा जो सीरीज़ है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एक तरह बिहेव कर सकता है? और उसका आंसर है ये, ऐसा आपको पता है, जो एक्सपोनेंशियल है बेसिकली इसमें आप टेलर सीरीज़ अप्लाई करते हैं तो आपको ऐसे टर्म्स मिलते हैं। तो बेसिकली ये जिसके साथ के टर्म्स है इसके कॉफिशिएंट्स है। तो अगर मान लीजिए ए है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरह बिहेव करेगा, तो बेसिकली इसके जो कांस्टेंट है वो इनकी वैल्यू कुछ इस तरीके की आ जाएगी जो आप एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ऐसे एक्स्ट्रा टर्म्स को ऐड करके जो हायर पावर के होंगे आप ए की वैल्यू को उसकी रियल फंक्शन से मैच करवा सकते हैं। यही परटर्बेशन मेथड बेसिकली कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं इस मॉडल को बात हुई कि मैं एटम्स पे कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, तो मान लीजिए हीलियम एटम पे अप्लाई करने में दिक्कत है। क्यों? बिकॉज 1r2 टर्म जो ये टर्म है कॉज प्रॉब्लम्स। पर मैं क्या कर सकता हूँ, हीलियम प्लस कैन बी वर्कड आउट बाय यूजिंग स्क्रोडिंगर इक्वेशन। स्क्रोडिंगर इक्वेशन का यूज़ करके हीलियम प्लस को सोल्व कर सकता हूँ, क्योंकि एक 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो इसकी मैं वेव फंक्शन को निकाल सकता हूँ। अब मान लीजिए मेरे पास इसका वेव फंक्शन आ गया, बेसिकली जो मान लीजिए मेरे पास कोई वेव फंक्शन आ गया जो जिसमें बेसिकली ना R1 और R2 की कुछ टर्म्स हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसे बेसिकली मैं एक सीरीज़ ऐड कर सकता हूँ जो डिपेंड करेगी R12 पे, यानी बेसिकली कुछ कोफिशिएंट्स R12 का स्क्वायर, ऐसे करते करते कुछ टर्म्स, बेसिकली ये परटर्ब टर्म्स है। मैं क्या करूँगा, मैं वेव फंक्शन में ऐसी वैल्यूज़ दूंगा जिससे मुझे हैमिल्टोनियन की वैल्यू मिलेगी। जैसे मेरा हैमिल्टोनियन क्या था, H1 प्लस H2 प्लस में मेरा 1/R1 R2 ये आया था, जो मेरी एटॉमिक यूनिट, ये टर्म मेरी एटॉमिक यूनिट में है। तो बेसिकली इसको मैं सोल्व करूँगा ना तो मुझे क्या मिलेगा, एनर्जी की वैल्यू मिलेगी, जो मेरी एनर्जी बेसिकली E1 प्लस E2 आई थी जब मैंने इलेक्ट्रॉन रिपल्शन वो किया था। अब मान लीजिए यहाँ पे एक लैम्डा ई टर्म आया, ये एक परटर्ब्ड एनर्जी है। बेसिकली परटर्ब्ड एनर्जी का मतलब क्या है कि जो एक्स्ट्रा टर्म्स है ना इससे ई की वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को अप्रॉक्सीमेटली शो करेगा कि कैसे आप अपने फंक्शन को परटर्ब कर सकते हैं। परटर्बेशन मेथड का मतलब होता ही यही है कि आपका जो फंक्शन है उसमें आप कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स डालें जो पावर सीरीज़ की फॉर्म में, पावर सीरीज इन द केस हायर पावर्स 1 2 3 4 की, ऐसे उस टर्म की पावर में आप फंक्शन को अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं और फिर इसके कोफिशिएंट्स को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं। ये परटर्बेशन मेथड है। बेसिकली इस मेथड को हम ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मेथड है, बट इसको आप कंप्यूटर वगैरह का यूज़ करके इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि परटर्बेशन मेथड आपने यूज़ भी किया होगा। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी आर्बिट्ररी फंक्शन दिया हुआ है, अब आप बेसिकली कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन अगर यूज़ करें 10 की x की पावर 10 तक, और उसके कोफिशिएंट्स में अगर आप कर्व फिटिंग करें तो आपको कोफिशिएंट्स की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी जो कि उस कर्व को मिमिक कर पाए। तो बेसिकली परटर्बेशन मेथड यही करता है कि स्मॉल रीजन में या कुछ स्पेसिफाइड इंटरवल में उस फंक्शन की वैल्यू को मिमिक करने के लिए आप एक सीरीज़ का यूज़ कर सकते हैं। ये परटर्बेशन मेथड है। तो बेसिकली वेरिएशन मेथड के साथ आप परटर्बेशन मेथड का यूज़ करके भी ये कहते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की एनर्जीज़ को वर्कआउट कर सकते हैं। तो बेसिकली और एक हमारे पास एक और तीसरा मेथड भी था जो है हमारे पास हार्ट्री
हार्टी-फ्रॉग अप्रॉक्सीमेशन। इस मेथड के बारे में अभी ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे कोर्स में हमें मैथमेटिक्स में जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बस मैथड्स का हल्का फुल्का आइडिया होना ही ज़रूरी है। तो बेसिकली यही वो सारी की सारी अप्रॉक्सीमेशंस थी जिनका यूज़ करके आप मल्टी इलेक्ट्रो सिस्टम्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। पहली थी आपकी वेरिएशन मेथड, परटर्बेशन मेथड, और ऐसी हार्टी-फ्रॉग लिमिट अप्रॉक्सीमेशन। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, तो बेसिकली इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं स्पिन। उससे पहले एक चीज़ डिस्कस करते हैं, क्वांटम नंबर्स। तो बेसिकली आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए, जो आपकी स्क्रोडिंगर इक्वेशन है वो एक नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम इक्वेशन है, क्वांटम वेव इक्वेशन है। तो यानी कि इसमें रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स को आप कंसीडर नहीं करते। रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स इन द सेंस कि आपका एनर्जी मास इक्वलेंस, बाकी जो इफेक्ट्स हो गए स्पेस टाइम में आपके पार्टिकल्स प्रोपोगेट करते हैं, इन इफेक्ट्स को स्क्रोडिंगर इक्वेशन कंसीडर नहीं करती है। तो बेसिकली जो क्वांटम नंबर्स फ्रॉम स्क्रोडिंगर इक्वेशन है, जैसे हमें उसमें मिले थे हाइड्रोजन एटम में, वो हमारे पास n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n एजीमुथल क्वांटम नंबर और m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल, एजीमुथल और ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हमारे पास एक चौथा क्वांटम नंबर भी होता है जिसे हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। बेसिकली क्या था, जो स्पिन क्वांटम नंबर है, बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट के दौरान हमें इसके बारे में पता गया था। बेसिकली आप इसे स्क्रोडिंगर इक्वेशन से डिराइव नहीं कर सकते। इसको डिराइव करने के लिए अगर आप एक पॉली स्क्रोडिंगर इक्वेशन का यूज़ करेंगे, तो उसमें पॉली मैट्रिसेस का यूज़ करके स्पिन क्वांटम नंबर को एक हिसाब से फिट किया था स्क्रोडिंगर इक्वेशन में। बट क्योंकि वो पॉली स्क्रोडिंगर इक्वेशन भी एक नॉन रिलेटिविस्टिक इक्वेशन है, तो वो इतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। बट वो स्पिन की स्टेट्स को प्रेडिक्ट कर सकती है इक्वेशन के थ्रू। बट अगर आप बात करते हैं ऐसी इक्वेशन की, तो ऐसी इक्वेशन एक डिरैक इक्वेशन है जो कि रिलेटिविस्टिक, जैसे अगर मैं डिरैक इक्वेशन की बात करता हूँ, ये हमारे कोर्स में नहीं है, पर फिर भी अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा की बात करूँ, तो डिरैक इक्वेशन कुछ इस फॉर्म की है। अब बेसिकली आपको जो सॉल्यूशंस आपको स्पिनर्स देंगे, तो बेसिकली जो इक्वेशन है ना, उसके जो सॉल्यूशंस है उसमें से स्पिन अपने आप आता है, क्योंकि एक रिलेटिविस्टिक इक्वेशन है। तो ये स्पिन को प्रेडिक्ट कर सकती है, जो आप स्क्रोडिंगर इक्वेशन से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो अभी के लिए आपको बस इसे एज अ हार्ड एंड फास्ट फैक्ट की तरह मान लीजिए कि एक स्पिन क्वांटम नंबर होता है, और इसका यूज़ करके आप कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको बात बताऊं, जैसे मान लीजिए कंसीडर करते हैं, हम स्पिन के बारे में बात करते हैं थोड़ी देर। मान लीजिए अगर हम बात करते हैं सोडियम की, सोडियम Na, इसका एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है 11, यानी कि 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, तो यहाँ पे जो 3s1 वाला इलेक्ट्रॉन है ना, मान लीजिए आपका 3s में एक इलेक्ट्रॉन है और 3 भी आपका खाली है। तो बेसिकली आप क्या करेंगे, अगर आप सोडियम को लेते हैं, उस पर लाइट को शाइन करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैं एनर्जी की बात करता हूँ, तो आप क्या देखेंगे कि इससे आपको 2 लाइंस मिलती है। अगर मैं प्लॉट करता हूँ एक ग्राफ इंटेंसिटी और एनर्जी का, तो बेसिकली ना मुझे 2 लाइंस मिलती है, येलो लाइंस। अगर आप थियोरेटिकली बात करते हैं स्क्रोडिंगर इक्वेशन का, तो वो कहते हैं कि आपको एक लाइन एक मिलेगी जो कि इसके बीच में होगी, बट एक्सपेरिमेंटली मेरे को 2 डिफरेंट लाइंस मिलती है। आप इन थ्योरी आप मेरे को 2 लाइंस क्यों मिल रही है, इसको एक्सप्लेन करना टफ है।
बट रियलिटी में क्या हो रहा है वो जैसे आप देखिए, मान लीजिए आपका 3s में एक इलेक्ट्रॉन है और 3p में खाली है आपका, तो क्या होगा, जब आपका एक्साइटेशन होगा तो आपका इलेक्ट्रॉन है ना, तो आपका जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए अभी 3p में है, तो डी एक्साइटेशन जब इसकी होगी तो हो सकता है कि अब इसके पास जब ये 3s में आए तो या तो अप्स केस में आए या तो ये डाउन में आए, 2 केसेस। इसमें इसका स्पिन अप है और इसमें इसका स्पिन डाउन है, तो इन दोनों केस में जो एनर्जी डिफरेंस होगा ये 3p से 3s तक का ये डिफरेंट होगा। और क्योंकि एनर्जी डिफरेंस डिफरेंट है तो इसमें मेरे को 2 लाइनें मिली है। अब बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी एनर्जी लेवल्स होते हैं उस पर ना उसे अफेक्ट करता है, तो उसकी वजह से मेरे को जो 2 लाइंस मिली, इसका रीज़न यही है, जो मेरा इलेक्ट्रॉन 3p में था जब वो डी एक्साइट ओके 3s में गया ना, तो उसके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ है, या तो अप स्पिन में हो या तो अप डाउन में हो। अब क्योंकि क्या होता है, जो अप स्पिन है और अप डाउन है और डाउन स्पिन है, इनकी एनर्जीज डिफरेंट होगी, और उस वजह से जो एनर्जी डिफरेंस होगा दोनों का वो डिफरेंट है, जिससे मेरे को डिफरेंट वेवलेंथ मिली है, या एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि स्पिन एग्जिस्ट करता है। बेसिकली जैसे जब अपने स्क्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व की थी तो हमारे पास बेसिकली कुछ ऑपरेटर्स थे, जैसे कि हमारे पास LZ ऑपरेटर है, ये 5 पैक करके आपको MH वैल्यू देता है, 5 आइगन वैल्यू देता है। और आप पास जैसे L² ऑपरेटर होता है, सिर्फ 5 ऐड करते हैं तो आपको L इंटू ये आपको एंगुलर मोमेंटम को स्क्वायर देता है। ऐसे वैसे ही हम कुछ स्पिन ऑपरेटर्स को डिफ़ाइन करते हैं। अगेन ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल स्पिन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसका यूज़ करूँगा। और मान लीजिए स्पिन ऑपरेटर्स डिफ़ाइन कुछ होते हैं, उसे जैसे SZ नाम से और S² नाम से, और स्पिन की कुछ हम आइगन स्टेट्स भी डिफ़ाइन करते हैं, अल्फ़ा और बीटा। इसमें अल्फ़ा स्पिन अप और बीटा स्पिन डाउन आप डिनोट कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो स्पिन जब आपका Z वाला ऑपरेटर अल्फ़ा पे एक्ट करता है तो आपको स्पिन हाफ देता है, और जब ये बीटा पे एक्ट करता है तो क्योंकि स्पिन डाउन है तो उसका Z कंपोनेंट है वो बेसिकली हाफ देता है। क्योंकि जो स्पिन है बेसिकली फर्मिओन्स यानी इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्पिन जो होता है वो या तो प्लस या हो सकता है या माइनस हाफ हो सकता है, प्लस माइनस हाफ मल्टीपल ऑफ रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट। और जब आप S² को अप्लाई करते हैं, या तो अल्फ़ा पे अप्लाई कर दीजिए या बीटा पे कर दीजिए, आपकी मर्ज़ी, तो ये आपको देता है S इंटू S+1 इंटू प्लैंक्स कांस्टेंट अल्फ़ा या बीटा। आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे हाफ प्लस हाफ प्लस 1, हाफ प्लस हाफ प्लस 1, तो बेसिकली वो आपका ये 3/4 रिड्यूस प्लस स्क्वायर, और उसके से आपका 3/4 रिड्यूस प्लस कांस्टेंट स्क्वायर बीटा हो जाएगा। बेसिकली SZ आपको स्पिन के Z उसके बारे में बताता है, Z कंपोनेंट के बारे में, एजीमुथल कंपोनेंट के बारे में, और S² आपको उसके टोटल मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बारे में बताता है। तो बेसिकली यही स्पिन है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जो हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है इस वीडियो का, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में। तो बेसिकली अगर आप पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की स्टेटमेंट की बात करते हैं
तो नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम क्वांटम नंबर्स, या फिर आप बोल सकते हैं अंडर द एक्सचेंज ऑफ टू fermions, बेसिकली आपके fermions, अंडर द एक्सचेंज ऑफ टू fermions इट्स वेव फंक्शन इज एंटासिमेट्रिक। इसका मतलब क्या होता है? वैसे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की स्टेटमेंट्स को आप बहुत डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, बट बेसिकली क्या कहते हैं कि आपके जो दो फर्मियोन्स होते हैं, दो फर्मियोन्स क्या होते हैं बेसिकली? फर्मियोन्स पार्टिकल्स होते हैं विद हाफ विद n/2, बेसिकली 2n+1 बाय 2 स्पिन। बेसिकली स्पिन का जो z कंपोनेंट होता है वो 2n+1/2 होना चाहिए। वो फर्मियोन्स होते हैं, और बोसोन्स होते हैं पार्टिकल्स विद इंटीग्रल स्पिन, बेसिकली उसका z कंपोनेंट। तो ये आपके फर्मियोन्स और बोसोन्स होते हैं। तो बेसिकली आपको जो फर्मियोन्स होते हैं ना, दो, जैसे मान लीजिए आपके दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लीजिए वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक सेम पास में है, ठीक है। तो मान लीजिए आपका R1 है और ये आपका R2 है। अब बेसिकली आप कभी भी ना इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन जो 1 है इलेक्ट्रॉन 2 से डिफरेंट है, बेसिकली आइडेंटिकल है, इनके बीच में कोई भी चीज़ डिफरेंट नहीं है। अगर मैं क्वांटम नंबर्स की बात करता हूँ, मान लीजिए अगर मैं लिखता हूँ 5r1r2, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जब उसको मैं एक्सचेंज करूँगा बेसिकली, तो मेरे पास आ जाएगा 5r2r1। तो बेसिकली इसका नेगेटिव होता है 4 फर्मियोन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन दोनों ये है ना, अगर इसका स्पिन अप है तो इसके स्पिन डाउन होना चाहिए, अगर इसका डाउन है तो उसका स्पिन अप होना चाहिए, इनके स्पिन सब पॉजिटिव होने चाहिए। तो बेसिकली आपके जो फर्मियोन्स हैं उनकी कभी भी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, उनके नंबर क्वांटम नंबर्स डिफरेंट होने चाहिए। अगर आपके दो फर्मियोन्स से क्वांटम नंबर सेम है तो आप उन दोनों को सेम क्वांटम स्टेट में रख ही नहीं सकते, उन दोनों को आप नहीं ला सकते पास में। जैसे कि आपका जो साई R1R2 है, ये डिस्क्राइब कर रहा है आपके दोनों इलेक्ट्रॉन्स के वेव फंक्शन को जॉइंटली R1R2। अब इसमें अगर मैं R2R1 करता हूँ तो मेरा फंक्शन एंटीसिमेट्रिक हो जाता है। अब इसका मतलब क्या है बेसिकली, अगर मैं बात करता हूँ उसका मतलब क्या है बेसिकली, इसका रीज़न अगर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे मान लीजिए मेरे पे एक वेव फंक्शन है, से R1 और R2 था, तो क्या है मेरे पास R1 R2 पोजीशन पे दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन स्पिन अप में और एक स्पिन डाउन में है। मैं अगर मैं एक्सचेंज करता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन स्पिन डाउन में हो गया और इलेक्ट्रॉन स्पिन अप में हो गया। तो एक्सचेंज करने पे मेरे पे यहाँ पे R1 R2 था, और एक्सचेंज करने के बाद ये एकदम जैसे R1 R2 R1 है, ये स्टेट बिल्कुल जैसे मान लीजिए अगर अप वाले को यहाँ पे अप से दिखाता हूँ और डाउन को डाउन से दिखाता हूँ, तो ये बिल्कुल डाउन और अप लग रहा है। ये बेसिस कि ये इसका एकदम नेगेटिव हो गया। तो आप इससे भी कह सकते हैं, जब पॉली अपने टाइम पे ज़ीमैन इफ़ेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए क्या कहते हैं क्वांटम नंबर्स पे देख रहे थे, तो उन्होंने एक एम्पेरिकल रिलेशन दिया था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नाम से, ताकि वो कुछ फिनोमेना को एक्सप्लेन कर पाए। उस टाइम पे एक एम्पेरिकल रिलेशन था, पर जब आपने आगे हायर कोर्सेज में जाएंगे क्वांटम मैकेनिक्स 1 में, तो आपको पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का
की रीजनिंग, और आप इसे एक मैथमेटिकली के हिसाब से डिराइव भी कर पाएंगे और जब अपनी हायर स्टडीज़ में आप क्वांटम फील्ड थ्योरी उसके आगे पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं पे ओवर करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में हम कोवलेंट बॉन्ड्स डिस्कस करेंगे।